गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का हमारा वीडियो जो है वो जो हमारा टॉपिक चल रहा था कास्ट के बारे में, तो उसमें आप लोग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका जाति व्यवस्था का। तो जाति के बाद मैंने आप लोग को कल अपने वीडियो में जनजाति के बारे में मैं बता रही थी आप लोग को क्लास एंड ट्रिप के बारे में। तो उसमें आप लोग को जो जाति जो कास्ट टॉपिक मैं आपको करा रही थी उसमें आप लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जाति व्यवस्था, यानी कास्ट सिस्टम या कास्ट अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जाति व्यवस्था से रिलेटेड, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है मैं छोड़ना नहीं चाहती थी आप लोग का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जाति व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो जाति व्यवस्था में हम जो टॉपिक भी आप लोग के पढ़ेंगे उसमें आप लोग की जाति व्यवस्था का अर्थ यानी उसका मीनिंग, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और भारत में जाति व्यवस्था का क्या अर्थ होता है उसके विषय में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जाति व्यवस्था के अर्थ के बारे में। तो जाति व्यवस्था का अर्थ जो है वो अंग्रेजी में आप लोग को पता है कि जाति को हम कास्ट कहते हैं, और कास्ट शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय है प्रजाति, नस्ल अर्थात जन्मजात आधार से संबंधित। जाति शब्द से जन्म या उत्पत्ति का बोध होता है जो वंश एवं रक्त की शुद्धता पर आधारित होता है। अब जाति व्यवस्था की अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले परिभाषा है M.N. श्रीनिवास जी की। उन्होंने कहा है जाति एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह है जो कि प्रायः स्थानीय होते हैं। इसका एक विशिष्ट व्यवसाय से परंपरागत संबंध होता है तथा जाति के स्थानीय पदक्रम में इसकी विशिष्ट परिस्थिति होती है। जातियों के मध्य संबंध अन्य बातों के अलावा छुआछूत की अवधारणाओं और प्रायः खान पान संबंधी निषेधों से नियंत्रित होते हैं, अर्थात जाति के अंदर ही साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है मजूमदार के अनुसार। तो उन्होंने बोला है कि जाति एक बंद वर्ग है। थर्ड डेफिनेशन है कूले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। इस परिभाषा से जाति को वंशानुक्रम की विशेषता माना गया है। नेक्स्ट जो फोर्थ डेफिनेशन है हमारी वो है मर्टिडेल और मोनेक्सी के अनुसार। जाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों का जादू तथा धर्म दोनों से समर्पित तथा स्वीकृत भाग जन्म से निश्चित होता है। तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ डेफिनेशन के बारे में जो है केतकर के अनुसार। तो केतकर जी ने कहा है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। तो ये कुछ जो है आप लोग के महान विद्वान थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। वैसे तो ये डेफिनेशन जो है आपकी ये जाति की ही है, लेकिन इन्होंने बताया है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी डेफिनेशन जो है वो यूज करी गई हैं। आप लोग का जाति व्यवस्था के ऊपर मान लीजिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पूरा टोटल जो मैं आप लोग को बता रही हूँ उसी तरीके का आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। पहले आप जाति के अर्थ के बारे में बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, फिर ये 4-5 डेफिनेशन बताइएगा। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, मान लीजिए फिर जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पूछें या भारत में जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है उसके बारे में पूछें, तो ये सारे टॉपिक जो है मैं आपके इसी क्वेश्चन के अंतर्गत कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो जब भी जाति व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आप
ये वाला आंसर लिख दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जो जाति व्यवस्था की विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं, जिनमें हमारे टोटल 7 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका जाति जन्म पर आधारित होती है। तो जाति व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जाति जन्म से आधारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य जो है वो माना जाता है। सेकंड है जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय। अब जो जाति व्यवस्था है उसके अंतर्गत जिस प्रकार से आप जिस भी जाति में, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो उसी जाति का सदस्य बन जाता है, तो उसी का जो व्यवसाय, जो उसके फादर की जाति होती है वही बच्चे की जाति होती है, तो उसी के व्यवसाय के अनुसार ही उसी बच्चे का परंपरागत व्यवसाय जो है वो निर्भर करता है। अब थर्ड जो है वो है जाति स्थायी होती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या किसी अन्य साधन से कितने भी उन्नति कर ले, लेकिन उसकी जाति में किसी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऊंच नीच की भावना। अब ऊंच नीच की भावना जो है वो इस वजह से होती है क्योंकि जाति कई प्रकार की होती हैं, उनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उसी प्रकार से जाति को लेकर के लोगों के मन में जो है वो ऊंच नीच की भावना जो है वो पैदा होती चली जाती है। अब उसमें कोई उच्च जाति के लोग भी होते हैं, कोई निम्न जाति के लोग भी होते हैं, तो इसलिए ये ऊंच नीच की भावना का पॉइंट जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो है मानसिक सुरक्षा प्रदान करना। अब जाति व्यवस्था में हालांकि दोष बहुत है, लेकिन जाति व्यवस्था की अच्छी बात यह है कि ये अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सभी सदस्यों को पता होता है कि उनकी स्थिति क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए। अब मानसिक सुरक्षा प्रदान करने से तात्पर्य हो गया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि उसकी जाति वही होगी जो उसके फादर की होगी। वो जिस जाति में जन्म ले रहा है उसकी जाति तभी निश्चित कर दी जाती है, और उसका व्यवसाय भी तभी निश्चित कर दिया जाता है जो व्यवसाय उसके फादर का होगा या जो उनकी परंपरा चली आ रही होगी जिस भी व्यवसाय की, वही व्यवसाय उस बच्चे को भी करना होगा। तो बच्चे को मेंटली टेंशन नहीं रहती है कि अब आगे उसकी जाति क्या होगी, क्या डिसाइड किया जाएगा उसके बारे में, या वो आगे किस फील्ड में जाकर के जॉब करेगा या अपना कोई फैमिली बिजनेस करेगा। तो इन सब चीजों की जो है वो टेंशन नहीं होती है। 6 पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। अब विवाह संबंधी प्रतिबंध जो जाति प्रथा है वो उसके अंतर्गत मनुष्य जो है वो अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, क्योंकि अपनी ही जाति में विवाह करने से लड़की जो है वो उसको पता होता है कि उनके रीति रिवाज क्या है, उनके संस्कार क्या हैं, कि जो वो जिस जाति का उसका हस्बैंड होगा अगर उसी जाति की वो लड़की भी होगी तो उसके रीति रिवाज और उनके यहाँ जो भी संस्कार हैं या जो भी रहन सहन का तरीका है वो सारा कुछ जो है वो आपस में मिलता जुलता होगा, तो लड़की को ससुराल में एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए विवाह संबंधी प्रतिबंध जो है ये एक विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट 7 पॉइंट जो है लास्ट हमारा समाज का खंडात्मक विभाजन। अब समाज का खंडात्मक विभाजन कैसे है, क्योंकि जाति व्यवस्था ने संपूर्ण समाज का खंड खंड में विभाजन कर रखा है। समाज का विभाजन होना देश की एकता के लिए सही नहीं है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान थे G.S. घुरिये, तो उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। समाज का खंडात्मक विभाजन, सामाजिक संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक निर्योग्यताएं तथा विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो जाति व्यवस्था के बारे में थी। तो इसमें 7 पॉइंट हैं, आपको वो 7 पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है भारत में जाति व्यवस्था। भारत में जाति व्यवस्था कैसी है? तो भारत
जाति व्यवस्था जो है वो भारत में एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखी गई है, जो हमारे जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। कि जाति में एक वंशानुगत समूह होता है जो अपने सामाजिक स्थिति को परिभाषित करता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ जाति पर आधारित सीमांकन आज भी होता है। हालांकि समय के अनुसार यह सब बदल रहा है, शहरी इलाकों में यह सब अलग नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जातियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी जाति आधारित अंतर एक हिंसक मोड़ ले लेता है और जातियों के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच हिंसक झड़पों का कारण भी बन जाता है। इसके अलावा विरोधी सामाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए जाति व्यवस्था का उपयोग भी करते हैं। इससे पहले भारत में हर एक व्यक्ति की जाति अपने व्यवसाय से परिभाषित की जाती थी और व्यक्ति की मृत्यु तक उसे उसी व्यवसाय में रहना होता था। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी जो विशेषताएं बताई हैं जाति की, उसमें मैंने आपको बताया कि जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। बच्चा जिस भी जाति के अंतर्गत जन्म लेता है, जो उसके पिता की जाति होती है और जो उसके पिता का व्यवसाय होता है, वही व्यवसाय जो है उस बच्चे को भी करना पड़ता है। उच्च जाति के लोगों को किसी अन्य जाति के लोगों से आपस में मिलने और शादी करने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार भारत में जातियां वास्तव में समाज को अलग कर रही हैं। आमतौर पर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म से जुड़ी होती है। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ग थे जिन्हें वर्ण कहा जाता था। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। अधिकांश इतिहासकार आज भी मानते हैं कि आज की जाति व्यवस्था इन वर्णों पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ 5वीं श्रेणी भी मौजूद थी जो शूद्रों से भी कमजोर मानी जाती थी और वह अछूत या दलित होते थे। ये वे व्यक्ति थे जो मलमूत्र या मृत पशुओं को निकालने का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने और एक ही जल स्रोत से पानी पीने की अनुमति नहीं होती थी। छुआछूत भेदभाव का सबसे सामान्य रूप से है, जो कि भारत में जाति व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन कब और कितनी जातियां भारत में उत्पन्न हुई हैं, यह स्पष्ट नहीं है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत आगे रखे गए हैं, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो भारत में जाति व्यवस्था का जो रूप देखा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जटिल है और ये लोगों के जीवन को अत्यधिक रूप से प्रभावित करता है। अब भारत में जाति व्यवस्था का महत्व और इसके बदलते परिदृश्य के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि समय के साथ कई चीजें बदल गई हैं और जाति व्यवस्था भी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी यह विवाह और धार्मिक पूजा जैसी जीवन की प्रमुख घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में कई स्थान आज भी ऐसे हैं जहां शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं और पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि क्षत्रिय और वैश्य जाति इस संबंध में पूर्ण अधिकारों का आनंद उठाते हैं। जाति व्यवस्था समस्याग्रस्त हो जाती है जब इसका उपयोग समाज की रैंकिंग के लिए किया जाता है और साथ ही जब यह प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों की असमान पहुंच की अगुवाई करता है। शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह विवाह के दौरान एक भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि इसमें और भी समायोजन किए जाते हैं। आजादी के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद भी भारत में जाति आधारित असमानताओं को खत्म करने के लिए कई आंदोलन और सरकारी कार्रवाई भी हुई हैं। निम्न जातियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए गांधी जी ने निम्न जाति के वर्गों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह एक शब्द सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने एक ही उद्देश्य के लिए अलग समूह बनाने की बजाय निम्न जाति के लोगों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। अब जो भारत में जाति व्यवस्था का महत्व है और इसके बदलते परिदृश्य हैं कि आखिर जाति व्यवस्था का क्या क्या महत्व था भारत में और इसके बदलते हुए क्या क्या परिदृश्य हुए हैं। तो ब्रिटिश सरकार भी 400 समूहों की एक सूची के साथ आई थी जिन्हें अछूत के रूप में माना जाता था।
बाद में इन समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता था। 1970 के दशक में अछूतों को दलित कहा जाने लगा। 19वीं सदी के मध्य में ज्योतिराव फूले ने निम्न जाति के वर्गों की स्थिति का उत्थान करने के लिए दलितों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। निम्न जाति के लोगों का समर्थन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, जिन्होंने 1920 और 1930 के बीच एक महत्वपूर्ण दलित आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भारत में दलितों की स्थिति सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में आरक्षण की एक प्रणाली भी बनाई और उनके नेतृत्व में 6 लाख दलितों ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। लेकिन आधुनिक भारत में अलग अलग लोगों के बीच संबंध पूरी तरह से सुगम नहीं हो पाए हैं। जैसा कि अलग अलग जाति के बावजूद हर कोई एक जगह पर भोजन कर सकता है, पर्यटन स्थल पर जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ हैं। व्यवसाय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है क्योंकि यह सब जाति तक सीमित नहीं है। हालांकि समय के साथ कई परिवर्तन होते हैं, लेकिन फिर भी भारत को आज भी इस मुद्दे पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जाति पर आधारित हमारी असमानता को समाज से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जा सके। तो जाति व्यवस्था का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो जाति व्यवस्था से संबंधित बता दिए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोग को ये टॉपिक जो है वो करवाया है। जाति व्यवस्था का टॉपिक जो है ये यहीं तक है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जनजाति के बारे में जो मैंने अपने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था उससे रिलेटेड आगे का टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।